11th क्लास में फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में जो यूनिट हमें डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। 9th लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है एटम। एटम मीन्स व्हाट? ए प्लस टम, ठीक है ना। जॉल डॉल्टन ने ये नाम बताया हुआ है। कैन नॉट कट बोलता था वो, है ना। मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस which cannot dissociate into more smaller parts, उसको क्या कहा गया है? एटम कहा गया है। लेकिन डॉल्टन से कहीं पहले इंडियन एक जो महर्षि थे सुश्रुत, उन्होंने इसका नाम और इसकी क्वालिटी, इसकी प्रॉपर्टी पहले ही इंट्रोड्यूस कर दी थी और उन्होंने इसे कहा था परमाणु। तो इंडिया में कहीं पहले डिस्कवर हो चुका था एटम, लेकिन वो प्रॉपर पब्लिश नहीं हो पाया, चीज़ों को सर्कुलेट नहीं कर पाए, इसलिए क्रेडिट जो है वो डॉल्टन को चला गया है ना। अब सीधे हम टॉपिक पर आएँ, काम की बातें करें डायरेक्ट, फालतू यहाँ वहाँ की बातें हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो टॉपिक पे आकर के हम डायरेक्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। और इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं पार्ट 1 आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। पार्ट 1 में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ? तो पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वांटम नंबर, और फिर बताऊंगा ऑफबा, हुंड एंड पाउली प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 इस यूनिट का है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, और इसके अंदर ये चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो पहली बात क्या लिखी हुई है, आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, वहाँ पहली बात लिखी हुई है शेल। तो फर्स्ट कंसेप्ट जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेल और ऑर्बिट। नाउ व्हाट इज शेल और ऑर्बिट? शेल या ऑर्बिट क्या है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले से हम लोग जानते हैं इसके बारे में। क्या कि जब रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स निकल करके सामने आए, रदरफोर्ड मॉडल के कुछ लिमिटेशंस दिखे। रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, ठीक। क्या करा हुआ उन्होंने? गोल्ड फॉइल ली और गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। तो जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई तो वो क्या देखते हैं? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सम ऑफ देम डेविएट आउटसाइड एंड अ फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था आप लोगों ने। तो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नील बोहर ने यहाँ पर अपना एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करा, ठीक। और उस 3 डायमेंशनल मॉडल जो बताया उसने, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? सेंटर में न्यूक्लियस है एटम के और उसके चारों तरफ कुछ सर्कुलर पाथ हैं, और इन सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक। These circular path around the nucleus are known as what? Shell or orbit. So circular path around the nucleus are known as what? Shell or orbit. First shell or orbit after nucleus is K. First is K. Second is L. Third is M. Fourth is N and so on, ठीक। इनफाइनाइट शेल पॉसिबल हो सकती हैं, कहीं तक भी इलेक्ट्रॉन वहां पर जा सकते हैं यदि अवेलेबल हैं तो, ठीक है ना। अब शेल जो हैं हम बोल रहे हैं यहाँ पर, शेल कौन कौन से हैं? के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। और इन शेल के जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये स्मॉल एन अभी शेल का नंबर कहला रहा है, थोड़ी देर बाद यही n कहलाने लगेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अभी हम इसे शेल का नंबर कह रहे हैं, बाद में हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? तो उसके लिए एक ट्रिक हम यूज़ किया करते हैं 2n²।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज व्हाट 2n स्क्वायर, ऐसे बताते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप n क्या है, n नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल। तो यदि k शेल में मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो 2 इंटू 1 स्क्वायर। l शेल में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो 2 इंटू 2 स्क्वायर। m शेल 2 इंटू 3 स्क्वायर। n शेल 2 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम कहां से आना चालू होगी उसे समझिए। n शेल के बाद नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, o, 5th नंबर का। तो आप कहोगे 2 इंटू 5 स्क्वायर, और 2 इंटू 5 स्क्वायर यदि आप करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 50, ठीक। o के बाद नेक्स्ट जो आने वाली है 6th नंबर की, यदि आप उसकी बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बता देता हूँ, मान लो p आती है, उसकी हम बात करते हैं तो 2 इंटू 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 72। तो ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। सही बात है? नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? पहली जो आपको यहाँ पर बात याद रखना है वो ये है, ये रॉन्ग है, ये भी गलत है। ओ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ओ शेल में भी 32 ही हो पाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही पी शेल की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें 72 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 32 ही होंगे। अब ऐसा क्यों, ऐसी क्या गड़बड़ हो गई? बहुत बढ़िया ट्रिक चल रही थी, 2 इंटू 5 स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो 50 होना चाहिए, या 2 इंटू 6 स्क्वायर के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 72 ही होने चाहिए। तो फिर गड़बड़ कहाँ पर आई? तो सुनिए ध्यान से। एक्चुअली क्या हुआ, जब बोहर ने अपना मॉडल दिया तो बोहर मॉडल के बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था सोमरफील्ड। बोहर क्या बोलता था? बोहर बोलता था सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। सोमरफील्ड ने नया कंसेप्ट दिया। सोमरफील्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में नहीं घूमा करते हैं, बल्कि वो इलेप्टिकल पाथ में घूमा करते हैं। ऐसे इलेप्टिकल पाथ में घूमा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। इस कारण एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो यहां से एक नया कंसेप्ट निकल करके आया और उसे कहा गया सब शेल, ठीक। तो पहले सिर्फ शेल का ही मॉडल चल रहा था, शेल का ही कंसेप्ट चल रहा था, ठीक। और नील बोहर कहता था कि केवल कुछ सर्कुलर पाथ हैं अराउंड द न्यूक्लियस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घुमा करते हैं। इसके बाद में सोमरफील्ड ने क्या किया हुआ है, सबशेल का कंसेप्ट दिया हुआ है। और सबशेल के कंसेप्ट में उन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा, स्मॉलर पार्ट्स ऑफ शेल आर नोन एज सबशेल। क्यों दिया है? बिकॉज एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज नॉट सेम। क्यों नहीं है सेम, ये मैं आगे आपको क्वांटम नंबर में बताऊंगा इस बात को। फिलहाल जो कंसेप्ट समझना है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सब शेल कौन कौन सी होती हैं? सब शेल हैं एस, यहां सिंबल लिख देता हूं, यहां नेम, और यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो सबशेल कौन कौन सी हैं? सबशेल हैं एस, पी, डी एंड एफ। बस 4 ही सबशेल अवेलेबल हैं। एस जो सबशेल है, एस का नाम है शार्प, पी का नाम है प्रिंसिपल, डी का नाम है डिफ्यूज, और एफ है फंडामेंटल। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये 4 सबशेल होती हैं। एस सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, पी में 6, डी में 10, एफ में कितने 14। क्लियर? किसी किसी बुक में आपको एक और नई सबशेल लिखी हुई दिखेगी जी, उसका नाम लिखा होगा ग्रेविटेशनल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए होंगे उसमें 18, ठीक है ना। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब आप बात करेंगे तो इसमें अभी 4 ही सबशेल का एग्जिस्टेंस है, एस, पी, डी, एफ। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक,
P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना। तो G कहीं लिखा भी है यदि, तो वो फ्यूचर के लिए है। आज से 400-500 साल बाद यदि कुछ और बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो शायद G की आवश्यकता पड़े, अभी तो नहीं है, है ना। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ये 4 सबशेल होती हैं और इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं? S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक। क्या है ये सबशेल हैं। सबशेल आर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ शेल। तो किसी भी शेल में कितने सबशेल हो सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन शेल। समझना बात को? क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन शेल एंड इज इक्वल टू n। ठीक। तो किसी भी शेल के अंदर कितने सबशेल हो सकते हैं? तो किसी भी शेल के अंदर केवल n नंबर ऑफ सबशेल हो सकते हैं। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब जो शेल जिस नंबर का है उसमें उतने ही क्या हो सकते हैं? सबशेल हो सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए फर्स्ट क्लास है तो उसका 1 सेक्शन, सेकेंड क्लास के 2 सेक्शन, थर्ड क्लास के 3 सेक्शन, फोर्थ क्लास के 4 सेक्शन, फिफ्थ क्लास के 5 सेक्शन। आ रही बात समझ में? यानी जो शेल जिस नंबर का है उसमें उतने ही क्या हो सकते हैं? सबशेल हो सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक। अब इसका हम क्या एडवांटेज लेंगे, चलो उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था कि जो O है इसमें 50 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या जो P आ रहा है उसमें 72 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं हो पा रहे। ठीक। तो उसके लिए एक चार्ट यहां पर मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां ले लेता हूं मैं शेल, नंबर एंड सिंबल, फिर क्या करें? सबशेल, नंबर, सिंबल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। और फाइनली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। बहुत ध्यान से समझना भाई है। मान लीजिए फर्स्ट शेल है K, नंबर को स्मॉल n से बता रहे हैं। तो फर्स्ट शेल है K। अब फर्स्ट शेल यदि K है तो उसमें सबशेल भी कितनी हो पाएगी? 1 ही हो पाएगी, क्योंकि शेल जिस नंबर का होता है सबशेल भी उतनी होती हैं। तो एक सबशेल हुई। क्या सिंबल होगा उस एक सबशेल का? S। K शेल में केवल एक ही सबशेल अवेलेबल रहेगी और वो कौन सी है? S। और S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा यहाँ पर? 2। ठीक है। K के अंदर सिर्फ S है और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ठीक। अब सोचो जरा, जब K में सिर्फ S है और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन K में ही तो माने जाएंगे, यानी K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ पाएंगे? 2। देखो यहाँ क्या लिखा है? K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अच्छा, और सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड शेल कौन सी है? L। जब सेकंड शेल L है तो इसमें सबशेल भी कितनी होंगी? 2। कौन कौन सी 2 सबशेल होंगी इसके अंदर? इसके अंदर 2 सबशेल होंगी S एंड P होगी। S सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। P में कितने होते हैं? 6। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। 8। ठीक। ये देखो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8। तो 2n² के कारण 8 नहीं थे, 2n² तो सिर्फ एक ट्रिक थी। 8 होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उस सबशेल के अंदर कितनी अवेलेबल सबशेल है? 2 सबशेल अवेलेबल है। ठीक है ना। अब फटाफट करते हैं। थर्ड कौन सा है? M। तो उसमें सबशेल भी कितनी हो जाएंगी? 3। कौन कौन सी 3 सबशेल हो जाएंगी? जल्दी से बोल दीजिए। S, P, D और 2, 6, 10। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18। क्लियर। फोर्थ कौन सी आएगी? N। फोर्थ N आएगी तो सबशेल भी कितनी हो जाएंगी? 4। कौन कौन सी हो जाएंगी? S, P, D एंड F। तो S, P, D एंड F। तो 2, 6, 10 एंड 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 32। समझ में आया? तो N में 32 इलेक्ट्रॉन होने के पीछे रीजन क्या है?
n में 32 इलेक्ट्रॉन होने के पीछे रीजन 2n² नहीं है, बल्कि उसके पीछे रीजन है, उसमें सबशेल कितनी है 4। अब सुनो, मान लीजिए यहां पर O आ जाता, और O आ जाता मतलब कौन से नंबर की सब शेल हो जाती है, 5th नंबर की शेल हो जाती। अब 5th नंबर की शेल हो जाती तो अवेलेबल सब शेल भी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 5 सब शेल अवेलेबल। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब शेल तो केवल कितनी है, S, P, D और F, 4 ही है। तो भले ही शेल का नंबर 5 हो जाए, सुनना और समझना बात को, भले ही शेल का नंबर 5 हो जाए, लेकिन अब अवेलेबल सब शेल केवल कितनी रह पाएंगी, 4 ही रह पाएंगी। ठीक, और वो कौन कौन सी होंगी, S, P, D, F, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें केवल कितने हो पाएंगे, 32 ही हो पाएंगे। इज इट क्लियर। अगली मान लीजिए हम बात करते हैं यहां पर P 6th नंबर की है, तो हमारी टेक तो ये बोल रही कि जिस नंबर की शेल है उतने ही सब शेल हो जाने चाहिए। तो P 6 नंबर की है तो सब शेल भी 6 हो जाने चाहिए, सब शेल 6 हो जानी चाहिए। होगा क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब शेल तो केवल 4 ही है, और 4 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो पाएंगे, उसमें भी 32 ही हो पाएंगे। आ गई बात समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए लंबे समय तक। तो मैंने आपको सिखाया शेल क्या होते हैं, शेल के स्मॉलर पार्ट्स यहाँ पर हुआ करते हैं सब शेल। क्लियर है बात। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि K में 2 क्यों है, L में 8 क्यों है, M में 18 क्यों है, या N में 32 क्यों है? लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि S में 2 क्यों, P में 6 क्यों, D में 10 क्यों और F में 14 क्यों है। समझ रहे बात को। तो इसीलिए जो सबशेल हैं उन सबशेल को वापस से कुछ और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और सबशेल के जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबशेल के स्मॉलर पार्ट्स को हम क्या कहा करते हैं, ऑर्बिटल्स कहा करते हैं। क्लियर। अब सबशेल के आप स्मॉलर पार्ट कर दीजिए, सबशेल के स्मॉलर पार्ट्स क्या कहलाएंगे, ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। ऑर्बिटल्स क्या हैं, ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन क्या है, तो ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन है, ऑर्बिटल्स आर द एक्चुअल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, एक्चुअल प्लेस around the nucleus where the probability means the possibility of finding of electron is maximum। वो एक्चुअल जगह न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के बाहर, वो एक्चुअल जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्लियर है बात। ठीक, ऑर्बिटल को हम लोग एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी केमिस्ट्री में ऑर्बिटल को आप ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एन ऑर्बिटल कैन एक्मोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आधी नोक वाला तीर, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाए जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर तरफ वाला कहलाता है क्लॉकवाइज और नीचे तरफ वाला कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा क्यों है और इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनिए, और हो सके तो लिखते जाएं साथ साथ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल एज ऑन इट्स ओन एक्सेस। ठीक अर्थ के जैसा, जैसे अर्थ करती है, पृथ्वी करती है, वो क्या करती है, सन सूर्य के चारों तरफ तो घूमती रहती है, साथ में अपने एक्सेस पे भी घूमती है। ठीक, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो 365 डेज में एक सर्कल पूरा करती है वो, है ना, और अपने एक्सेस पे घूमती है तो 24 आवर्स में एक बार घूम जाती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, साथ में अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। और यदि वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी स्पिन हम ऊपर तरफ बनाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी स्पिन नीचे तरफ बनाते हैं।
दोनों ऊपर या दोनों नीचे क्यों नहीं कर देते, इसका रीजन सुन लीजिए। दोनों ऊपर यदि आपने कर दी तो दोनों चार्ज्ड बॉडी हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड बॉडी हैं। कितना चार्ज है उनके ऊपर? कूलम्बिक चार्ज है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक, चलो माइनस भी लगा देते हैं 9 से, क्योंकि माइनस पढ़ते यार। तो -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम चार्ज है। दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज हैं और दोनों एक साथ या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगे या रोटेशन करने लगे, तो उनके नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगा, फिर वो एक साथ एक ऑर्बिटल में नहीं रह पाएंगे। तो ये कुछ अजीब बात हो गई कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करेंगे तो रिपल्शन नहीं होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड या चार्ज्ड बॉडी, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी जब रोटेशन करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। और जब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो दोनों अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगे। मान लीजिए एक नॉर्थ पोल बना रहा है तो दूसरा क्या करेगा? वहां पे साउथ पोल बनाएगा। और इस प्रकार से अलग अलग जब मैग्नेटिक पोल क्रिएट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या आ जाएगा? वहां पर अट्रैक्शन आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो एक ऑर्बिटल में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएं तो उनकी स्पिन आपको हमेशा अपोजिट बनानी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है जिससे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकें और उनके बीच में क्या रहे? अट्रैक्शन रहे। नहीं तो रिपल्शन हो जाएगा, भाग जाएंगे वो वहां से, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? ठीक। अब फिर से पीछे लेके जाते हैं कंसेप्ट को। शेल के स्मॉलर पार्ट्स क्या हैं? सबशेल। और सबशेल के स्मॉलर पार्ट्स क्या हैं? ऑर्बिटल। फिर से सुन लीजिए, एटम के अंदर है शेल और शेल के स्मॉलर पार्ट्स हैं सबशेल, और सबशेल के स्मॉलर पार्ट्स क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब यहां पर मैं लिखता हूं सबशेल, ध्यान से देखिएगा, सबशेल, यहां लिखा ऑर्बिटल्स। सबशेल के सीधे मैं सिंबल लिखता चला जाऊंगा, ऑर्बिटल्स के नंबर, सिंबल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है वो? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और फिर यहां लिख देता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। इस चीज का आंसर चाहिए ना, वहां पे 2, 6, 10 या 14 इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहे हैं, इसीलिए। ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से। तो सबशेल, पहली सबशेल कौन सी है? यहां पर एस। एस के अंदर ऑर्बिटल कितना होता है? एक ही होता है, और उसका सिंबल क्या है? एस ही है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। जब एस किसी एलिमेंट के लिए आता है तो वो एलिमेंट होता है सल्फर। जब एस किसी सबशेल के लिए आता है तो वो सबशेल होती है शार्प। जब एस किसी ऑर्बिटल के लिए आता है तो वो ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। ठीक, जब एस किसी क्वांटम नंबर के लिए आएगा थोड़ी देर बाद तो वो क्वांटम नंबर होगी स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। तो ये बहुत सारे मिलते जुलते से यहाँ पर सिंबल हैं। ठीक, तो कब किसे क्या बोलना है ये ध्यान रहना चाहिए, है ना। तो एस को जब सबशेल में लिखेंगे तो शार्प कहेंगे, और ऑर्बिटल में जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे? उसको स्फेरिकल कहेंगे। एक अकेला ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब सोचो एस में एक ही ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो एस सबशेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एस सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। क्लियर। दूसरी बात करते हैं हम लोग पी के बारे में। अब पी में कितने ऑर्बिटल होंगे जल्दी से बताइए? 3। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और इन 3 ऑर्बिटल के आपको सिंबल याद रखने हैं, या ऐसा बना देता हूं मैं। ठीक, जब आप
एस के लिए ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल बनाएंगे तो एक अकेला बॉक्स बनेगा, बस वो एस रहेगा। जब p की बात करेंगे तो 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे, और 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे तो बॉक्स भी कितने बनेंगे? 3। इसमें फर्स्ट बॉक्स है px, सेकेंड इज py एंड थर्ड इज pz। ठीक है ना, तो px, py, pz, और हर एक बॉक्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 2 2। ठीक है ना, तो 2 2 2, तो टोटल कितने चले जाएंगे? 2 2 2 यानी 6। इसीलिए p सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर है बात? ठीक। फिर हम बात करें d की। d में कितने होते हैं? 5। अब d में यदि 5 होते हैं तो वो 5 कौन कौन से हैं जरा समझिए। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। फिर से पढ़ के बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? वो हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इनको इसी ऑर्डर में आपको याद रखना पड़ेगा, आप इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि dz स्क्वायर यहाँ कहीं बीच में बोल दो, yz को आप पीछा कर दो, ऐसा नहीं। ठीक है ना, आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको T2g और Eg बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक, तो वो d के ही ऑर्बिटल को कुछ अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब सभी ऑर्बिटल में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 2 2 2 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ देख लीजिए d सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 10, और ये रहा उसका रीजन। क्लियर। लास्ट आता है f। f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? जल्दी से बोलिए। 7। ठीक, f में 7 होते हैं। कौन कौन से? ऐसे नाम लिख के बता देता हूं, या 7 बॉक्स बना के बताएं? चलो 7 बॉक्स बना के बता देते हैं। ठीक है ना, ये 7 है। यहां पर कौन कौन से हैं? fx3, fy3, fz3, fx स्क्वायर y स्क्वायर, fy स्क्वायर z स्क्वायर, fz स्क्वायर x स्क्वायर। 8 हो गए। fx स्क्वायर y स्क्वायर, fy स्क्वायर z स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो fx क्यूब, fy क्यूब, fz क्यूब, fx स्क्वायर y स्क्वायर, fy स्क्वायर z स्क्वायर, fz स्क्वायर x स्क्वायर एंड fxyz। ठीक, सभी के अंदर 2 2 2 2 2 2 2 2 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14। इसीलिए f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाया करते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स जाया करते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक, तो एटम, एटम में शेल, शेल के स्मॉलर पार्ट सब शेल, और सब शेल के स्मॉलर पार्ट्स कौन हो गए? ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिए कि किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? अभी तो सब शेल में बताया हमने इतने इतने ऑर्बिटल होते हैं, पर सब शेल किसके अंदर है? शेल के अंदर है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। यदि ऐसा पूछता है तो सीधी सी ट्रिक याद रखिएगा। क्या ट्रिक है? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, maximum number of orbitals in shell and it is equal to what? n square। ठीक है, किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? मैक्सिमम n स्क्वायर हो सकते हैं। n क्या है? उस शेल का नंबर है। एक करके देखते हैं, जैसे k शेल, तो k शेल फर्स्ट नंबर की है, तो फर्स्ट नंबर की है तो 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर कितना होगा? 1। ऐसे कैसे हुआ? तो इधर देखो, k शेल, इसमें सब शेल कौन सी है? s, और अभी मैंने बताया s सब शेल में ऑर्बिटल केवल कौन होता है? s। ठीक, तो एक ही हुआ? नहीं हुआ, हुआ एक। एक और करके देखते हैं, l, l सेकंड नंबर की है तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब 4 कैसे हुए? चलो करके देख लेते हैं। l, l सेकंड नंबर की है तो 2 सब शेल है उसके अंदर, s और p,
एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है एस, और पी में ये सामने तो लिखा है कितने ऑर्बिटल हैं 3, ठीक। तो 1 + 3 = कितने हो गए 4 आया। तो पार्ट 1 का फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आया सभी लोगों को। क्या बताया है मैंने यहाँ पर, शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है कि sp-df ऑर्बिटल्स हैं, गलत बात। sp-df ऑर्बिटल्स नहीं है, sp-df क्या है, सब शेल हैं, ठीक। चलिए